सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, एक्सरे की बात कर रहा हूँ। ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है एक्सरे वाला पार्ट। ठीक है, आप इसमें से चाहेंगे तो रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरे के ऊपर मेडिकल में आपको क्वेश्चंस अभी नहीं मिलेंगे। तो बता रहा हूँ आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, दोबारा बता देता हूँ। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब सपोज करें v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, ev। एवी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आता है, हैवी मेटल के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, वहां पे वो रिटार्ड होता है, रिटार्ड होने से उसकी एनर्जी लूज आउट होती है एंड दैट एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ सम रेडिएशन। अब सारी कहानी लैम्डा मिनिमम की होती है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कितनी एनर्जी का फोटोन वहां से निकल सकता है। तो भाई जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा था वो सारी की सारी खत्म कर दो मोमेंटरीली और उस सारे का फोटोन निकाल दो, यानी कि मैक्सिमम जो एनर्जी निकल सकती है वो E इंटू वी के इक्वल हो सकती है। सो दैट इज इट, राइट? समझ सकते हैं हम। एच न्यू इज इक्वल टू ई इंटू वी, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू वी। वहां से आप लैम्डा मिनिमम सॉल्व कर सकते हैं और ये बात समझ सकते हैं कि जितनी एनर्जी ज्यादा थी उतनी लैम्डा कम थी, तो एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो लैम्डा कंपैरेटिवली कम होती जाती है। ये तो होती है कॉन्टिन्यूअस, है ना, ब्रैमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसे बेसिकली। तो वो सब यहाँ पे मेंशन है, मैंने इसीलिए शेयर किया था कि आप चाहोगे तो यहाँ से पढ़ लोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो यहाँ एग्जैक्टली मेंशन है कि दिस इज कॉल्ड ब्रैमस्ट्रॉन्ग। आफ्टर दिस वी कैन टॉक अबाउट सी लैम्डा मिनिमम का एक्सप्रेशन भी आ गया 12375, राइट, डिवाइड बाय v इन वोल्ट्स। तो दिस गिव्स यू आंसर इन एंगस्ट्रॉम, क्योंकि hc की वैल्यू कितनी होती है, यही होती है, तो वहां से आने वाला है। दैट्स ऑल। इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। देखना ध्यान से, आप जो ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये बन गई लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम क्या है, जो मैक्सिमम एनर्जी ने डिसाइड किया, यानी ईपी ने डिसाइड किया। ये एक्सप्रेशन है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 12375 डिवाइड बाय v इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ ये डिसाइड हो गया। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाने की बजाय इस ग्राफ में बीच बीच में आपको पीक्स देखने को मिलती है। ये जो पीक्स है ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस समझो। आप कोई भी हैवी मेटल कंसिडर करो, उसका कॉन्टिन्यूस का ग्राफ तो सेम ही बनेगा। भाई कारण क्या है, हर एक हैवी मेटल में बम्बार्ड होने वाला इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी तो लूज करेगा। मैक्सिमम जो एनर्जी लूज कर सकता है हर एक केस में, चाहे वो कोई भी हैवी मेटल हो, ईवी है, उसके बेसिस पे लैम्डा मिनिमम तो सेम आएगा। यानी कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट आप कोई भी मेटल कंसिडर कर लो, कोई भी हैवी मेटल कंसिडर कर लो, सेम रहेगा। अब उस हैवी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या रोल प्ले करती है, मतलब वो हैवी क्या, हर हैवी मेटल के केस में ये ग्राफ हमेशा बिल्कुल सेम बनेगा कॉन्टिन्यूस के लिए? यस। अब चेंज कहां आता है समझना। हर एक मेटल में ऑर्बिट्स होंगे, एटम के अंदर ऑर्बिट्स होंगे, के शेल, एम शेल, के एल एम एन, ऐसे होता है ना, के एल एम एन। तो सपोज करो, अब जैसे उस दिन हर्षित पूछ रहा था कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी ऑर्बिट से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो बिल्कुल वहां आती है कैरेक्टरिस्टिक। तो दो अलग अलग चीजें। मान लो के शेल से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। आपको पता है फिर मारो मारी मच जाती है एटम के अंदर। क्यों? जितनी छोटी शेल में आएगा, ऑर्बिट में आएगा, उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जितने, जैसे मतलब के से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एल वाला भाग के आने की कोशिश करेगा, ऊपर एम वाला भाग के आने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो? सो ये बनती है कैरेक्टरिस्टिक। अब पर्टिकुलरली ये वाला वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक? जो z की वैल्यू होगी, z की वैल्यू ही तो एनर्जी डिफरेंस को मैनेज करेगी। आप जानते हैं वैसे, अदरवाइज हम हाइड्रोजन लाइट के लिए क्या लिखते हैं, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अग्री? तो इसी तरह से हैवी मेटल्स में तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों, कोई बताएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम ना होने पर क्यों चीजें वैलिड नहीं है जो बोहर थ्योरी में थी? ड्यू टू डैश इफेक्ट्स। उस दिन ऑब्जेक्टिव भी किया था हमने, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट्स। बिल्कुल सही सावन, शाबाश। देखो सबसे जरूरी आपके लिए क्या होता है, कोई डाउट है तो वो टेक ऑन किया जाए, लेकिन फिर वो ना दिमाग में ऐसा छप जाए कि कोई 6 महीने बाद भी पूछे तो वो निकल आए। सक्सेस तभी आएगी, राइट? तो ओवर द इयर्स मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो होशियार बच्चे हैं जरूरी नहीं है कि वो अपना एग्जाम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि चीजें याद नहीं रख रहे। चीजें जो याद रखेगा वो एग्जाम निकालेगा, सीधी सी। ठीक है? सो स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाया था। भाई पहले शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
अब एक वहां से निकल गया, तो इस इलेक्ट्रॉन तक जो बाहर से ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, जो ऊपर से एनर्जी चेंजेस होने वाली है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन भी तो रोल प्ले करेगा। अब ये तो था के शेल, बाई चांस आप एल शेल की तरफ चले जाओ, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो वहां से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, अब नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 7 बचे। अब फिर और ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का रोल प्ले कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे उन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी वजह से जो चेंज आने वाला है, दैट हैज टू बी कंसीडर्ड, दे आर स्क्रीनिंग द थिंग्स। सो वंस अगेन this becomes characteristic of every heavy atom. Why? Because हर एक का atomic number different, हर एक के लिए जो फर्स्ट यानी ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड लेवल है, उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस सेम नहीं होता। वो तो हाइड्रोजन लाइक में देखा आपने, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, z उसको अफेक्ट करता है तो वो तो हायर में भी करेगा। सो सिंपल सी बात समझिए, sir, I can understand that the energy difference in the different orbits or quantum numbers is quantum orbits remains different for different atoms. तो भाई ऑब्वियसली वहां से जो वेवलेंथ निकलेगी, जो रेडिएशन जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की निकलेगी, वो अलग अलग निकलेगी। इसीलिए पीक्स जो है ना, पीक्स सबके लिए अलग अलग होते हैं। वो के अल्फा, के बीटा, के गामा टाइप से होते हैं। के अल्फा, के बीटा, के गामा, अब तो आप गेस कर सकते हो क्या होता है। एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा बताया था आपको बाल्मर सीरीज के अंदर। जो सबसे एच अल्फा बताओ फिर, एच अल्फा मैक्सिमम वेवलेंथ वाली थी या मिनिमम वेवलेंथ वाली थी, जल्दी। हाँ विवेक कुछ बोल रहा है, जल्दी बोल। मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम एनर्जी, मानते हैं मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी। आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या एच अल्फा में मैक्सिमम एनर्जी निकली थी? एच अल्फा बना किसके लिए था? एच अल्फा बना था लाइमन बाल्मर, बाल्मर में n इज इक्वल टू 2 पे जंप होता है। अब बताएं एच अल्फा 3 से 2 पे जंप के लिए बना था या इंफिनिटी से 2 पे जंप के लिए बना? अब फिर बताओ, बताओ क्या एटम पढ़ा भाई तुमने? मैं नहीं पढ़ा रहा, आगे आगे आज बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, जीरो। कॉपी निकालोगे अभी सारे का सारा रिवाइज करोगे, और ये जो 42 क्वेश्चन की असाइनमेंट भेजी है ये अभी के अभी कंप्लीट करो। जिसके पास नहीं है वो मोबाइल से निकाल के, यार मजाक नहीं होता, आप समझो मेरी भी एस्पिरेशंस होती है। हालांकि ये बातें मैं क्लास में जानबूझ के नहीं कहता हूँ, हर साल मैं भी सोचता हूँ कि यार ये 5 बच्चे मेडिकल के निकलने चाहिए, 3 बच्चे नॉन मेडिकल के, 4 बच्चे नॉन मेडिकल के निकलने चाहिए। तो गुस्सा तो मुझे भी आता है जब नहीं निकलते। कारण क्या है? ये कारण है जो तुम्हारे सामने बात फिर बता रहा हूँ। आपके पास अब भी कम, हर किसी के पास कम से कम 3 महीने, और लगभग लगभग सिलेबस आपने कर लिया। यार 3 महीने में जो ना निकाल पाए डूब के मर जाओ ना। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी होती है कमजोरी। हाँ किसी को फिजिकल परेशानी है, दिमागी परेशानी है, बचपन से है, बीच में डेवलप हो गई, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम दिमागी तौर पे कमजोर नहीं हो, बचपन से कोई दवाइयां नहीं खा रहे उस चीज की, फिर भी तुम 3 महीने में ना निकाल पाओ तो सच में डूब के मरने वाली बात होती है। तो जब तक तुम्हारे अंदर वो गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी ना कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर इतना स्पेंड कर रहे हैं, सर भी टाइम लगा रहे हैं, हर रोज मोटिवेट भी कर रहे हैं, वो मोटिवेशन का टाइम गया भाई, ओवर। अब टाइम है डांट मारने का। तो तुम भी आंखें खोल के, दिमाग खोल के बात समझो। जो ये चीजें तुमसे 1 हफ्ते के अंदर डिस्कस हुई हैं, वो तुम प्रॉम्प्टली नहीं बता पा रहे हो, 6 महीने बाद कैसे निकलेंगी वो? तो बातें तो ये कहेंगे सर मैं तो ना आई वाज रिवाइजिंग सम अदर चैप्टर। ब्लडी व्हाट चैप्टर? इट शुड बी डन इमीडिएटली। आ रही बात समझे? तो अभी बैठ के यही करेंगे। तो कुछ चीजें मैं जरूर क्लियर कर देता हूँ, एक्सरे कंप्लीट कर देता हूँ अपनी तरफ से, आप समझते जाए इसके अंदर। अल्फा का मतलब होता है सबसे छोटा जंप, बीटा का मतलब उससे बड़ा जंप, ऐसे याद कर लो। छोटा जंप, उससे बड़ा जंप, उससे बड़ा जंप, यानी कि मिनिमम एनर्जी डिफरेंस अल्फा के लिए होता है, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ अल्फा के लिए होता है। याद करो 656 के आसपास आई थी, इतनी कैलकुलेशन करी थी तुमने। अब वो भी याद नहीं तुम्हारे को, सोचो एग्जाम तो तुमने देना, मैंने थोड़ा देना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ 330 समथिंग करके, और 331 शायद मिनिमम वेवलेंथ आई। तो एच अल्फा, और ऐसे करते करते ये वाली वेवलेंथ कोशिश करो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, आपको बार बार बोला है मैंने कि मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, एक एक वर्ड एनसीईआरटी से ऐसे अंडरलाइन याद होना चाहिए, जहां पे दिक्कत है वहां बोला होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जैसे सावन है, अनुषा है, ये भेजते हैं मुझे कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, काइंडली एक्सप्लेन। तो आपको तो पता ही नहीं है दुनिया में ये कुछ भी चल रहा है। इतने छोटे थोड़ी ना कि मैं क्लास में कहूँ कि ओपन एनसीईआरटी पेज नंबर 25, यस बेटा स्टार्ट रीडिंग, डू यू वांट दैट?
दैट डजंट वर्क। सो मेरे को थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट करवाने दो, ये बेसिक काम अपने पास रख कर लो ये। तो चलिए पहले एक्सरे वाली बात समझिए आप। होता क्या है, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसमें मूसलीज लॉ आता है। मूसली ने वर्कआउट किया इन सब चीजों के ऊपर, जैसे गॉस थ्योरम नहीं अप्लाई करते हम भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट कंसीडर करने के लिए आप अंदर का चार्ज कंसीडर करने की कोशिश करते हो। जैसे न्यूक्लियस के पास Ze चार्ज हो गया, न्यूक्लियस के पास Ze पॉजिटिव हो गया, और फर्स्ट ऑर्बिट में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो एक बचा हुआ है, यानी माइनस ई वो हो गया, तो Z-1 टाइम्स ई टाइप से हो गया ना। तो आप देखोगे जब के सेल में जंप के लिए आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो उसमें Z-1 का फैक्टर आ रही है बात समझने। तो इसकी पूरी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक या दो फॉर्मूले याद करने हैं, वो हम करेंगे। एक ग्राफ याद करना है और मूसलीज लॉ क्या है वो समझना है। तो आप यहाँ से एक एक करके मेरी बात को समझते जाएं। ये देखिए आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ग्राफ जहां बना हुआ उसमें के अल्फा, के बीटा, के गामा बना, ठीक है। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ स्लाइड कि लैम्डा मिनिमम जहां से स्टार्ट हुई उसके बाद इधर जाके ये ग्राफ बन गया, ऐसे करके बन गई, थोड़ा सा आगे गए फिर से बन गई, फिर से बन गई, ऐसे करके। तो सबसे कम वाली वेवलेंथ को कौन डिसाइड करता है? क्या लैम्डा मिनिमम डिपेंड करती है मेटल के ऊपर, जेड के ऊपर डिपेंड करती है? यस और नो, क्विक। नो, इट डज नॉट। व्हाई? बिकॉज़ लैम्डा मिनिमम इज कैलकुलेटेड बाय EV इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। याद करो, जो लैम्डा है वो क्या बन गया? इट इज इक्वल टू hc बाय EV। अब एक छोटी सी बात बताना, जो चीजें मैं ओरली बताता हूँ क्या वो उतने अच्छे समझ में आती हैं? नहीं आती। और तुम तो भगवान हो भाई, तुम्हें जो चीज तुमने देख ली वही याद हो जाती है, खुद लिखने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। बार बार बता रहा हूँ, जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनका सबसे बड़ा रीजन उनका कम लिखना या ना लिखना है। आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस बढ़ा दो, अपने आप सारी चीजें कवर हो। और उसका तरीका बताऊं, जो ये पेजेस लेके लिखते रहते हैं ना कि आज इस पेज पे कर दिया, आज पता नहीं किस पेज पे कर दिया, उनको पता ही नहीं चलता उन्होंने कितना काम किया। आपकी एक सेपरेट प्रैक्टिस नोटबुक फिजिक्स की होनी चाहिए। अगर आप +1 +2 दोनों की प्रैक्टिस करते हो तो उसी कॉपी में दो पार्टीशन होने चाहिए, एक +1 का एक +2 का, ताकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ एटलीस्ट यू कैन मेक आउट कि देखो तो मैंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या होगा। सो स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ फॉर नॉट डूइंग वर्क, इट इज हाई टाइम फॉर दैट। खुश मत हो कि 20 क्वेश्चन कर लिया, अरे आज तो 20 क्वेश्चन हो गए। जिन बच्चों ने रिजल्ट लेके आना है वो रोज के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तुम कम से कम 50 तो करो। लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय ev। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो यूनिट्स आप पुट करोगे वो जूल में आंसर देंगी, लेकिन अगर यहाँ से e को हटा दिया जाए बेसिकली तो इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट। आ रही है बात समझ में आपको? तो वहां पे आपको समझाया गया था कि 1 2 3 7 5 बाय v इतने क्या बन जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। ये सारी कहानी आपको समझाई, क्योंकि hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है? 1 2 3 7, ये याद रखना। वो जो 2.2 × 10⁵ वो चीजें लर्न करिए आप। कितने बच्चे बता सकते हैं जो मैं डाटा बोल रहा हूँ 2.2 × 10⁵ ये क्या था और इसकी यूनिट क्या थी? बता दो शाबाश। अब ये है ना तैयारी, तो मुझे अगले आधे घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर रिवाइज। अब पहले तो ये समझ लो कि अल्फा के बीटा के गामा। जब न्यूक्लियस ये है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने नॉकआउट कर दिया, तो यहाँ पे होगी वैकेंसी क्रिएट। इस वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो स्टेबलाइज होगा, इसीलिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं इधर की तरफ। तो अगर सेकंड से फर्स्ट में आया तो के अल्फा जनरेट हुई, अगर थर्ड से फर्स्ट में आ गया तो के बीटा जनरेट हो गई। आ रही बात समझने? इस तरह से के अल्फा, के बीटा, के गामा जनरेट होगी। अब बाई चांस ये सोचे कि यहां से इलेक्ट्रॉन फटाफट यहां जंप कर गया और इसे कर दिया फिल, इसे फिल कर दिया, तो अब आगे बारी एल की। अब अगर थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है तो एल अल्फा, अगर फोर्थ से सेकंड में जंप कर रहा है तो एल बीटा। अब सबके लिए सेम है, बाल्मर सीरीज हो, लाइमर सीरीज हो, ये पार्ट हो। अल्फा का मतलब होता है सबसे कौन सी वेवलेंथ, छोटी या बड़ी? सबसे बड़ी वेवलेंथ। याद रखो, सबसे कम एनर्जी सबसे बड़ी वेवलेंथ। सो दिस इज द हाईएस्ट वेवलेंथ दैट वी टॉक अबाउट। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू, राइट? चलिए फाइन। अब इसके लिए देखें आगे, ये वाला पार्ट तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार रीड आउट कर लें। इसमें अल्फा मतलब के के लिए, एल के लिए, एम के लिए एनर्जी डायग्राम बना के दिखा रखे हैं, जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, ये बना रखे हैं एग्जैक्टली। अब मेन चीज जो हमारे याद करने वाली है वो है ये कि जो अंडर रूट ऑफ एफ है, फ्रीक्वेंसी जो वहां से एमिट होती है फोटोन की, दैट इज इक्वल टू a × z-1। एक्चुअली a × z-b होता है।
बी जो है उसे स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो जैसे बताया था ना Z-1 लगभग वो चीज मान सकते हो। क्लियर? सो याद रखें कि के शेल से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी किसी भी ट्रांजिशन की वजह से, ट्रांजिशन टू के शेल की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसे लिखने का तरीका है अंडर रूट एफ इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस, वैसे तो बी होता है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1। तो आप पाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन रेशियो, ताकि आपको ए की भी जरूरत ना पड़े। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो विल कम टू सी ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बट चलो यहाँ पे आप मुझे अंडर रूट एफ यानी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, राइट? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट। तो वो दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे जो बना हुआ है। देखिए वर्टिकल एक्सिस पे इन्होंने अंडर रूट एफ कंसीडर किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने जेड कंसीडर किया हुआ है, तो ये ग्राफ बन गया। अब उस ग्राफ के बाद देखिए ये फॉर्मूला डाल रखा है अंडर रूट एफ इज इक्वल टू a into z minus 1, दैट्स इट। तो एक्चुअली में ये a into z minus b होता है, और a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स rc by 4, आप चाहे तो लिख लें अपने फॉर्म में, a जो होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 rc by 4, दैट्स इट। और ये वैल्यू आती है, मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं, इसमें स्ट्रेस लेना 4.98 into 10 raised to the power 7 hertz power 1 by, और k का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी b की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो काइंडली राइट डाउन इन योर नोटबुक कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। इसमें लिख दें it depends upon atomic number because it decides the energy difference between orbitals. It defines energy difference between orbitals so that the frequency of emitted photon is dependent on it. Frequency of emitted photon is dependent upon it. अब फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, in case incident photon knocks out electron from K shell, incident photon knocks out electron from K shell, the frequency of emitted photon due to de-excitation of electrons from higher orbitals, frequency of emitted photon due to de-excitation of electrons from higher orbitals या orbits is given by under root f is equal to a into z minus 1, a into z minus 1। ठीक है, तो ये आप इसमें डाल दें। कोई a की वैल्यू याद करना चाहे तो यहाँ पे 4.98 10 पर 7 अंडर रूट 3 rc by h, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो कुछ वैसा ही लगना है, एनर्जी जो निकली दैट इज E initial minus E final, that should be equal to h into nu, that is hc by lambda। तो जो आपने लैमन-बार्बर पास्कल सीरीज के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था लगभग वैसा सही फॉर्मूला आएगा, बट विद सर्टेन डिफरेंस ये होगा कि जहां पे z आता था वहां पे यहाँ z minus 1 है, ये खानी। ठीक है, कर सकते हो, मैं लिख के दिखा दूं क्या तुम्हें? देखो आप लिखेंगे h न्यू ही निकालना चाहते हो, that will be equal to what? That will be equal to
हाँ माइनस 13.6 z-1 है ना। ये सब जो फैक्टर था इसमें क्या क्या चीजें आती थी, आर रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाता था ना, तो वो इन्होंने डाल दिया यहाँ पे एज आर, और सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट वुड एक्चुअली बी अकॉम्पनीड बाय 1 by n1 square minus 1 by n2 square, वो यूज करके माइनस साइन हटा दो, तो अगर माइनस आएगा तो n2 स्क्वायर और n1 स्क्वायर आएगा, अदरवाइज 1 by n1 स्क्वायर minus 1 by n2 स्क्वायर। क्योंकि ये सब चीजें पूरी तरह से आपको नहीं करनी, सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान उन्हीं पे दिया जाए जिनकी जरूरत है, इसलिए इसको पूरा नहीं करवा रहा हूँ, बस ये समझा दे रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ फॉर्मेट यूज करके ये फॉर्मूला बस दैट इज ऑल, जिसमें अंडर रूट एफ इज ए इनटू जेड माइनस बी, ए की वैल्यू ये होती है और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट में 1 किया गया, दैट इज ऑल। जब हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 8 के आसपास आ जाता है, 8-9 के बीच में, वेरी गुड, दैट इज ऑल, ठीक है। सो हाँ, एक आप ये बात करोगे कि अगर एक बम्बार्डिड इलेक्ट्रॉन आया, एक एटम को फॉर्म किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम काउंट करोगे ना कि जितने इलेक्ट्रॉन आए सारे एक ही एटम पे आके गिरे, तो इसीलिए हमें क्या डिफाइन करना होता है, किसी में इलेक्ट्रॉन के शेल से निकला, किसी में एल से, किसी में एम से, तो वो पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो हर्षित कह रहे हैं कि भाई मान लो एक ही एटम पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आके गिर गए, उन्होंने के से भी निकाल दिया, एल से भी निकाल दिया, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो सब हमें पढ़ना ही सिंपल है, वी नीड नॉट टू गो फॉर दैट। ठीक है बच्चों, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये आप अभी रीड करेंगे साथ साथ, ठीक है, आपके पास नोट्स पहुंच चुके हैं, उसी के अंदर है, और जो इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, हाँ मूसलीज लॉ मैंने आपको बता दिया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बस ये होता है मूसलीज लॉ। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपको आइडिया लगेगा। फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर द कंटीन्यूअस एक्स-रे कमिंग फ्रॉम एक्स-रे ट्यूब ऑपरेटिंग एट 40 किलोवोल्ट, ऑपरेटिंग एट 40 किलोवोल्ट। आपको पता है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन वी, वी कितना है 40 किलो वोल्ट है, उसको पुट कर दो और आंसर निकाल लो, उतने एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है यूज मूसलीज लॉ विद b इज इक्वल टू 1, वो खुद ही बता रहा है b इज इक्वल टू 1 टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ k अल्फा एक्स-रे ऑफ La। क्या होता है La, किसका सिंबल है, लेंथेनियम, लेंथेनाइड, कोई ऑनलाइन वाला बताना चाहे La किसका साइन होता है, Z इज इक्वल टू 57, लेंथेनम, ठीक है बिल्कुल, लेंथेनियम, कोई लेंथेनियम बोल रहा है, कोई लेंथेनम बोल रहा है, अलग अलग पीरियोडिक टेबल पढ़ी है क्या तुमने, चलो लेंथेनम कंसीडर करते हैं, कोई बात नहीं, लेंथेनियम या लेंथेनियम, उसके लिए Z is given to be 57, now if the frequency of K alpha X-ray of copper, कॉपर का Z कितना है 29 is known to be 1.88 10 power 80, ठीक है, क्या चीज बता रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ K अल्फा फॉर कॉपर आपको पता है, जिसका कि Z गिवन है 29, आपको फाइंड करनी है Z इज इक्वल टू 57, तो दो चीजें आ गई ना, क्या करोगे, रेशियो कंसीडर करोगे, अंडर रूट f1 इज इक्वल टू a चाहिए ही नहीं, तो a इंटू 29 माइनस 1, फिर ऐसे ही अंडर रूट f2 इज इक्वल टू a इंटू 57 माइनस 1, रेशियो कंसीडर किया क्वेश्चन का, तो बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के, होप इट इज क्लियर। सो ये आपको जानना जरूर था एक्सरे के बारे में, एक्सरे ट्यूब बनाई जाती है, एक्सरे ट्यूब के अंदर जैसे आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था ना, वैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया जाता है, वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से जब इलेक्ट्रॉन, यस बिल्कुल, कॉलेज ट्यूब, COOLIDGE, कॉलेज ट्यूब्स, तो वो मैं बता रहा हूँ, वो सब आप यहाँ से रीड कर लें जिसका जितना इंटरेस्ट है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बेस पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और हेवी मेटल के ऊपर उसको बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्ड करने के बाद अब एकदम से सीक्वेंस बनना चाहिए सर, दो तरह की चीजें होती है, एक कॉन्टिन्यूअस एक्सरे निकलती है जिसमें AB इज इक्वल टू hc/λ यूज होगा, 12375 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय V, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सर वो मेटल कौन सा था उसके बेस पे डिसाइड होगा कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट, यानी ये जो पीक्स बनी हुई है, जो चोंच बनी हुई है यहाँ पे, ये कौन डिसाइड करता है, Z डिसाइड करता है, उसके लिए फॉर्मूला है। अब समझ में आ रहा है कि सर ऐसा हो सकता है ना कि आने वाले इलेक्ट्रॉन K शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, L से निकाल दे, है ना, M से निकाल दे, उसके बेस पे K अल्फा, K बीटा, K गामा टाइप बनेगी, या L अल्फा, L बीटा, L गामा टाइप बनेगी। तो जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आते हैं वो बेसिकली K अल्फा के आते हैं, तो उसमें फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू a to z minus 1, which is known as मूसलीज लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, दैट इज ऑल।
नहीं, जब सिर्फ के शेल के लिए आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे होंगे। Z-1 वाला एक बार फिर समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। जब आप लोग हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक के लिए कंसीडरेशन करते हो, तो उसमें बीच में बच जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज? Ze, है ना? बाहर कोई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो कंसीडर करना नहीं होता। तो उस केस में माय डियर, आपका जो फॉर्मूला है, जो ये वेव नंबर वाला आता है, उसमें यहाँ पे Z आता है। Z आया। अब क्या बात कर रहे हैं? अब वो एटम्स कंसीडर हो रहे हैं जो हाइड्रोजन लाइक नहीं है। उनमें इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की वजह से निकल गया, लेकिन एक तो प्रेजेंट है। तो अब जो फर्दर जंपिंग होनी है, उसमें ये भी तो कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा अपना, राइट? इसीलिए टोटल चार्ज, जैसे गॉस थ्योरम में कंसीडर करते हैं, टोटल चार्ज कितना आ गया? प्लस Ze माइनस E। तो क्या बन गया? Z-1 E। क्लियर हुआ? हाँ, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि Z-1 का तो बोलते ही क्लियर हो जाए। एक्सरे दो तरह की, कॉन्टिन्यूअस, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक Z के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर्मूला इतनी कहानी हमें समझनी है और ग्राफ समझना चाहिए। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। ठीक है, अब आप फटाफट से बैठ जाइए। मैं आपको 20 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जिसमें आप जो भी मैंने पढ़ाया वो फटाफट रिवाइज कीजिए। मैं ओरल क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? जिसका होता जाए वो हैंड रेज कर सकता है या वो क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकता है। आपके पास और भी मटेरियल है, आप उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। करते जाओ फटाफट। काफी हद तक रिवाइज हो गया होगा, है ना? एक एक पॉइंट को बार बार पढ़ने की बजाय उसको पढ़ के और लिखने की कोशिश करो। यही बोल रहा हूँ आपको कि अपने नोट्स ढंग से बनाने की कोशिश करो। एक तो हो गए प्रॉपर क्लास नोट्स, एक होने चाहिए शॉर्ट नोट्स, वो बनाइए जरूर। एंड आई एक्सपेक्ट कि एनसीईआरटी से आपने क्वेश्चन जरूर किए होंगे। काफी कुछ पॉइंट तो इसके मैंने क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि जैसे भाई जो थॉमसन मॉडल है और जो रदरफोर्ड मॉडल है, उसमें एवरेज स्कैटरिंग एंगल सेम आया, राइट? और रदरफोर्ड के अंदर तो सिंगल एटम से कोलिजन कंसीडर करते हैं, और जो थॉमसन मॉडल है उसमें सिंगल से हो ही नहीं सकती, तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम से कंसीडर करते हैं। इस तरह की चीजें एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में एडिशनल क्वेश्चंस में गिवन है, तो इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, किसी न करने। यू मस्ट फिनिश दिस। तो मैं तो बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर हम वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, मानो इस बात को, ठीक है? तो एनसीईआरटी 100% कंप्लीट करो। साथ में जो आपको डीसी पांडे का कहा गया, डीसी पांडे बहुत अच्छी किताब है, काफी कुछ बढ़िया दिया उसके अंदर। और जो अब प्रैक्टिस चलेगी वो मैं कहीं और से पिक करूंगा, तो वो देता रहूंगा आपको, तो करो शाबाश। अभी जिसने रिवाइज कर लिया है, मैं 5 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट में आई होप सभी का रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उस तब तक बाकी या उसके बाद भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते रहे। 42 क्वेश्चन जिसके नहीं हुए हैं उनके पास तो काम है ही ना, बैठ के लगे रहो। चलिए कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्लास में। पहले तो भी सामान्य क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर भी कर सकता तो करें जरा, कि अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट गिवन है, उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलेगी? क्या फॉर्मूला यूज किया? सोचे, सोच के आंसर करें। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको गिवन है, उससे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू mvr, उसमें mv आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए जरा, क्या भी यूज कर सकते हैं, दैट mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सो अगर r पता है तो mv दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई r। ये मोमेंटम बन गया। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है ना? h अपॉन mv, तो इसकी वैल्यू कितनी है? NH अपॉन 2 पाई है। h इज को ऐसे करके सो। अब मैं इसमें डायरेक्टली आपको बताता हूं, मतलब यहां तक जाने की जरूरत ना पड़ती। आप याद करो, जब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन प्रूव करते हैं तो क्या यूज करते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऐसी होनी चाहिए कि स्टेशनरी वेव बनाने के लिए n लैम्डा के इक्वल होना चाहिए सर्कमफ्रेंस। आया ध्यान? सो डायरेक्टली आपको क्लियर हो जाएगी 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा यूज हो सकता है, ठीक है? वहां पे n के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। n को आप 1 पुट करेंगे, अगर n इज इक्वल, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, जोन से ऑर्बिट की रेडियस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना।
ठीक है, अगर आप इस चीज को लेके क्लियर नहीं है तो आपको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे 0.53 एंगस्ट्रॉम, आपको पता है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस, यू नो दिस। बाय चांस उसके n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे रखी है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको मेक आउट कर सकते हो, क्योंकि रेडियस जो है n स्क्वायर पे डिपेंड करती है। 0.53 आ गया तब तो फर्स्ट ऑर्बिट था, n स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाइड है तो सेकंड ऑर्बिट आ गया, अगर 9 से मल्टीप्लाइड है तो थर्ड ऑर्बिट आ गया। अगर ये भी नहीं दिखाई दे रहा फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी हाइड्रोजन की बात अगर नहीं कर रहे हैं तो इन दैट केस माय डियर आपको साथ में z का फैक्टर भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेट करता है चीज, ठीक है, बट तरीका ही है आपके पास ऐसे करना। चलिए फाइन, कोई मुझे बताए हैंड रेज करके, what is the maximum possible velocity of an electron in hydrogen atom? हाइड्रोजन एटम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है? हाँ सावन बोलो सर। c/137। हाँ c/137, जो कि जैसे आप लोग क्लास में कह रहे हैं 2.1 into 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2.1 के बाद क्या है? 9 आता है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली 2.2 कर लो। 2.19 या 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली मैं उस टाइम पे यही पूछ रहा था, गलती से यहाँ 5 बोला मैंने, तो 2.2 into 10⁶ कौन सा डाटा है? बेसिकली मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। क्लियर? जैसे जैसे z बढ़ता जाएगा, बताएं जरा, as z keeps on increasing, would this value of velocity in the first orbit, इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड इंक्रीज होती जाएगी या कम होती जाएगी अगर z बढ़ता जाए? इसके लिए आपको सिंपली इतना समझना था कि v के एक्सप्रेशन में, अब पता है ये पेज पलटना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको सोचना है, क्योंकि अभी भी आपने रिवाइज किया है। आपको सिर्फ ये सोचना था कि v z के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इनवर्सली करता है। तो ऐसे में आप फटाफट एक काम करें, अभी अभी जो जो भी बोल सकते हैं एक साथ बोलेंगे, v का एक्सप्रेशन क्या आया था? 2π/z²/nh। बिल्कुल सही। सो 2π/z²/nh, तो ये हेल्प करेगा। तो v z पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाते हो इट डिक्रीजेस बिकॉज़ द डिपेंडेंस ऑन n इज इनवर्सली, राइट? ठीक है, ये तो था v। r का एक्सप्रेशन बताएं जरा, r का एक्सप्रेशन n स्क्वायर h²/4π² 4π²/mkz²। ओके, 4π²mkz², तो नीचे z आता है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो अब सोचो फिर से कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम में मिनिमम पॉसिबल रेडियस कितनी है? 0.53 एंगस्ट्रॉम। Now this minimum radius, does this minimum radius increase or decrease with increase in z? तो अब सोचो, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, 90% ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात आज तक सोची नहीं। What I mean is कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस ही करो सिर्फ, या बुक के क्वेश्चंस करो। आपका अपना एनालिसिस होना चाहिए कि यार अच्छा ये पढ़ रहा हूँ, जैसे z बढ़ता है तो क्या होता है रेडियस का, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह करते तो करते नहीं सारी चीजें केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी कोशिश करो ऐसे कुछ चीजें अपने आप करने की, वो एटीट्यूड बनाना जरूरी है आपको, ठीक है। सो अभी क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे z बढ़ेगा, बिकॉज r डिपेंड्स इनवर्सली ऑन z, z बढ़ेगा तो रेडियस कंपैरेटिवली कम होगी, इट विल डिक्रीज। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बिकॉज सी z ही इंक्रीजेस, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है, तो कंपैरेटिवली स्मॉलर रेडियस पे घुमाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट्स ओके। अब फटाफट एक चीज और बताइए, what happens to the energy difference between successive orbits? Hydrogen atom में n is equal to 1, 2, 3, 4. What happens to the energy between successive orbits? Does it keep on increasing or decreasing? Decreasing. It keeps on decreasing. तो अब देखो फटाफट आंसर आना चाहिए, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। याद करो, चलो यही करता हूँ, मात्रिका को ये सजा देंगे। मात्रिका n is equal to 1 के लिए हाइड्रोजन में पता कितनी एनर्जी होती है? -30.6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बता के उसी को बताने देना, और कोई नहीं बोलेगा। -3.4, उसके बाद -1.51, उसके बाद 0.85, सॉरी पढ़ ले 0.54। आरएक्स ने ये होती है। तो जब तक ये याद नहीं होंगी तब तक कोई हथियार तो साथ है नहीं ना, यही मैं बोल रहा हूँ
जो मैंने अभी आपसे 20-25 मिनट काम करवाया ये आप करो घर पे। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ विद अ प्रॉपर प्लान। मतलब सब कुछ मैस करके बैठ जाओगे और फिर कर्स करते रहोगे तो फिर तो कहानी बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। जो कहा जा रहा है उसे प्लान करो दिन में। आपके पास आज मतलब अब हर रोज 8 घंटे कम से कम होने चाहिए सेल्फ स्टडी के। नहीं है तो इसका मतलब आपको कोई ट्यूशन छोड़ने की जरूरत है, चाहे वो फिजिक्स रविकांत ने की हो, क्योंकि इसके साथ आप बिल्कुल कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल है। एक कंपटीशन के बच्चे को कम से कम 8 घंटे सेल्फ स्टडी के चाहिए। आप देखो कहां से निकलेंगे। अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो ये वेस्टेज चल रही है, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। और उसमें भी उस 8 घंटे में एक कंपल्सन है, हर सब्जेक्ट के 60-70 क्वेश्चन होने चाहिए। बायो के कम से कम 100 क्वेश्चन होने चाहिए। ज्ञान तो दे रहा हूं मैं पर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये सब कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब खुद देखो आप जितना आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये हमने स्पेसिंग कम करी थी। स्पेसिंग कम करते हुए क्या बताया था, अभी तो विजुअल भी आ गया ना साथ में कि जैसे n बढ़ता है एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है। क्लैरिटी अब इसकी आपको? ठीक है, फाइन। अब जब z बढ़ेगा, हायर एटम्स के लिए बात करोगे, तो इन दैट केस ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा या कंपैरेटिवली और कम होता जाएगा? बताइए शाबाश। विद इंक्रीज इन z would this energy difference keep on increasing or decreasing? Increasing. इंक्रीजिंग, एग्जैक्टली। तो आप दूसरे के आंसर की वेट क्यों कर रहे हो? आप खुद क्यों नहीं बोल रहे हो कि सर इंक्रीजिंग? ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, तीनों बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस थे। मैंने भी कोई सी किताब में नहीं पढ़ रखी है और आपने भी नहीं पढ़े। तो अब जिसको अगर मुझे कहा जाए कि नीट का पेपर बनाना है तो मेरे तो दिन रात की नींद उड़ जाएगी। मैं तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढूंगा जो मुश्किल भी ना हो और नए भी हो। तो आप इस बात को समझिए कि आपके लिए जो पेपर बनाया जाता है वो बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट्स को चूज किया जाता है, हाईली पे किया जाता है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे क्वेश्चन निकाल के लेके आए जो थोड़े थोड़े नहीं लगे बच्चों को। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम करिए भाई। सो z के ऊपर डिपेंडेंस है, n के ऊपर डिपेंडेंस है, वही तो चेक करना है सिर्फ। तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम बात तो कर रहे थे एक्सरे में हैवी मेटल्स की बात करते हैं। हैवी मेटल्स के अंदर एक्सरे क्यों निकल पाती है? यहाँ पे निकलती है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, थोड़ी बहुत अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल। और भाई हैवी मेटल्स में निकलती है एक्सरे। अब ऐसा कैसे हो गया? ज्यादा एनर्जी क्यों निकल रही है? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, सिंपल, जो जंपिंग के लिए मिल पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। आइए बात समझ में आपको? ठीक है। अभी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्योंकि आपने नहीं करी, नहीं तो आप मुझसे एक दो बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे होते। जैसे मैं ही आपको बताता हूं एक, ये जो प्लैनेटरी सिस्टम है, इसे इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। जैसे प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, वैसे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। हम ऐसा मानते हैं बिल्कुल। तो भाई ऐसा मानने में यहाँ तो हम NH/2 का यूज करते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर रहे हैं किसके केस में? एटम के केस में। क्या सन के अराउंड अर्थ के रेवोल्यूशन में ऐसा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंसीडर किया जा सकता है या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि आप देखिए हर ऑर्बिट की एनर्जी भी तो फिक्स है ना, वो भी तो क्वांटाइजेशन में है। सो दैट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स और द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम is considered in atomic structure. Can it be replicated in Earth Sun system? नो क्यों कहा आपने? ठीक है, आपने क्वेश्चन नो कर रखा है लेकिन पूरी तरह से आपको याद नहीं। चलो, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। एनीबॉडी एल्स? समझिए ध्यान से, अगर n की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू, n जैसे यहाँ तो होता है 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू अगर 10 पावर 5 10 पावर 10 में चली जाए, समझ आ रहा है? अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए आपको ऑर्बिट कितने डिफाइन करने पड़ जाए, n पावर समथिंग, मतलब 10 पावर समथिंग, तो बहुत सारे हो गए। तो अब जो वो एनर्जी डिफरेंस है, टोटल एनर्जी डिफरेंस है, उसे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, इतने छोटे कि जिनके बीच का डिफरेंस ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। जैसे आप सोचो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैसे तो वैलिड है, लेकिन जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की ट्रांसफर कंसीडर करते हो तो वो इमटेरियल हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, इमटेरियल हो जाता है। क्यों? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं कि उनकी गिनना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने उसका एग्जांपल दिया था, आप सिक्के गिन रहे हो, 50 सिक्के गिनने, 100 सिक्के गिनने, गिन दोगे, 10,000 सिक्के गिनने हैं। अब कौन पागल गिनेगा उनको? वो तो कॉन्टिन्यूस काउंट हो गए, तोल तोल के करेगा भाई, इसमें इतने सिक्के, एक बार तोल लेगा 1 किलो में कितने सिक्के आते हैं,
उसके हिसाब से करेगा। आ रही है बात समझ में? तो जब बहुत ज्यादा चीजें एक साथ आने लगती है तो आप उसे क्वांटाइज कंसीडर नहीं कर पाते। तो जो हर्षित कह रहा था बिल्कुल सही है, समझना ध्यान से। यहाँ पे शायद 1070 आते हैं, मुझे भी पूरी तरह ध्यान नहीं, रैंडम एनसीईआरटी से देख के बता दूंगा आपको, शायद 1070 आता है n की जो टोटल वैल्यू आती है इन केस ऑफ अर्थ सन सिस्टम। अब सारी एनर्जी को इतने लेवल्स में डिवाइड करना है तो दो लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस ना के बराबर हो जाता है, इसीलिए आपको उसे कॉन्टिन्यूअस कंसीडर करना है। That is why this quantization of angular momentum and quantization of energy does not remain significant for Earth Sun system. ये ना क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ 16th क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है इन बोहर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट angular momentum is equal to h upon 2 pi is a basic law of nature. So it should be equally valid for the case of planetary motion also. Why then do we never speak of quantization of orbits of planets around the sun? I'll read out the answer to you. जिनके पास एनसीईआरटी है वो ओपन कर सकते हैं, बाकी मेरी बात सुन सकते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट 16th क्वेश्चन ये कहता है एंगुलर मोमेंटा एसोसिएटेड विद प्लैनेटरी मोशन आर इनकंपैरेबली लार्ज रिलेटेड टू h, ठीक है। h के कंपैरिजन में इनकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए आप उसे वर्कआउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इज ऑफ द ऑर्डर 10 पावर 70 h, 10 raised to the power 70 h एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, जिसमें अभी घूम रही है, ये मतलब है इसका। तो कहता है इन टर्म्स ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट दिस कोरिस्पोंड्स टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ n, क्योंकि आप nh/2 पाई करते हो ना, तो उसमें n की h upon 2 पाई, 2 पाई तो बहुत ही थोड़ी सी वैल्यू है, तो n ही तो बहुत बड़ा हुआ, तो n की वैल्यू लगभग कितनी मान ली, 10 power 70 मान ली, so n becomes very large. For such large value of n, the differences in successive energies and angular momenta of quantized levels of Bohr's model are so small compared to the energies and angular momenta respectively for the levels that one can for all practical purposes consider the levels to be continuous. यानी मतलब क्या है, आपके पास वैल्यू है 70 और फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू बन रही है 70.00000001, तो आप अब इन दोनों लेवल्स को कॉन्टिन्यूअस कंसीडर करोगे या डिस्क्रीट कंसीडर करोगे? कॉन्टिन्यूअस कंसीडर करोगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, as compared to the value of energy or angular momentum, the difference between two levels is negligible. आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया आपको, ठीक है बच्चों। तो जो अर्थ की प्रेजेंट रेडियस है उसके हिसाब से अगर अर्थ का एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए तो वो लगभग 10 पर 70 टाइम्स h आता है। अब h upon 2 पाई से कंपेयर करोगे तो वो n की वैल्यू बहुत लार्ज प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी के कंपैरिजन में मतलब एनर्जी डिफरेंस को नेग्लेक्ट करने के लिए सपोर्ट करता है, 100% सपोर्ट करता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ऐसे क्वेश्चंस और भी थोड़े बहुत मिलेंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन है 17, ये कहता है ऑब्टेन द फर्स्ट बोर्स रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ म्यूनिक हाइड्रोजन एटम। म्यूनिक हाइड्रोजन एटम क्या है, जिसमें जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है वो म्यून होता है और उसका मास 207 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज सेम है, मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स है, तो उसके लिए रेडियस और स्पीड निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई सीधी बात है, देखो ना, रेडियस और स्पीड में मास का क्या रोल था? जब आपने v निकाला तो आपने क्या लिखा, 2 पाई के z² अपॉन nh, 2 पाई के z² अपॉन nh। क्या इसमें कहीं पे मास ने रोल प्ले किया? नहीं नहीं किया, तो v में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप रेडियस की बात करोगे तो क्या था रेडियस में, n² x² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z², m आया ना, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जो नई रेडियस आप निकालने जाओगे उसमें क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ म्यून मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस तरह से करोगे। हाँ चार्ज सेम है और मास 207 टाइम्स, दिस इज व्हाट दे मीन, क्लियर? तो इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉम्पिटिटिव बन जाता है अपने आप में। लेकिन यही 207 की बजाय और बहुत ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के कंपैरेबल दे दिया जाए तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, रिड्यूस्ड मास, उसमें रिड्यूस्ड मास। फाइन, अब एक क्वेश्चन और बड़ा बढ़िया है इसके अंदर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो आज के लिए प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन लूंगा।
ये कहता है obtain an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom d excites from level n to n-1. जब हाइड्रोजन लेवल n से n-1 d excite करता है, इसका itself मतलब ये होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन d excite करता है। तो उस केस में एक्सप्रेशन निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए। अब कहता है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n को लार्ज कंसीडर कर लो, सो दैट दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अब भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कायदे से ये बोर्ड में आ सकता है, बट बिल्कुल मेरा मानना भी ये रहता है कि जो एडिशनल के क्वेश्चंस है वो बोर्ड वाले नॉर्मली प्रेफर नहीं करते, नहीं तो जाके उनमें ग्रेस मिल रही होती है। बट हमारे लिए तो कॉन्सेप्ट है ना, लेट अस गो एंड डिस्कस दिस। तो समझे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि n से n-1 में जंप करता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। तो करते हैं सॉल्व। आप इसे पूछना जाऊंगा, लिखता रहूंगा। मैं आपको बार बार एक बात समझाता हूँ कि आपके क्वेश्चन ना सॉल्व होने का सबसे बड़ा रीजन आपको फॉर्मूले याद ना होना है, कॉन्सेप्ट याद ना होना है। उसके लिए आपको रिपीटेडली कहा जाता है, मतलब या तो फिर मैं ही ये काम करूं कि बैठ के हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाऊं और फिर दूं। इतनी स्पून फीडिंग से रिजल्ट नहीं निकलता, उनका निकलता जो थोड़ी मेहनत तो खुद करना चाहते हैं। तो आपको अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, जो जो चैप्टर आप करते जा रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और जैसे विवेक तो भाई आता जाता है बस में, तो वहां पे रिवाइज करता रहता है ना विवेक? तो आप भी कोशिश किया करो। तो अभी क्या है, n से n-1 में जंप कंसीडर करते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो भाई फ्रीक्वेंसी तो h से निकलती है, h nu is equal to एनर्जी ऑफ n माइनस एनर्जी ऑफ n-। तो पहली बात तो ये कि जो बच्चा ये ना लिख पा रहा हो वो आगे सॉल्व कैसे करे। तो जो बोहर्स कंडीशंस में लास्ट हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन, वो यही है, h nu is equal to en minus करते जाओ, फटाफट कॉपी ओपन करो। अभी मुझे देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप मुझे बता दें कोई भी कि भाई एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ चलो उसमें 13.6 में भी चला जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, बट अदरवाइज पूरा एक्सप्रेशन क्या था? माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अब हो जाए ना k z e का होल स्क्वायर होता है अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो आई वांट यू डेलिबरेटली टू मेमोराइज दिस थिंग, माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। वो ठीक है कि आप सीधा लिख सकते हैं कि भैया ये बनती है माइनस ऑफ 13.6 इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आई एग्री, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम है तो z तो बन जाएगा, प्लस आ जाएगा 13.6 अपॉन n-1 स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 13.6 इनटू। अब ये अगर यही क्वेश्चन आप सपोज बोर्ड में आता है, स्कूल एग्जाम में आता है, तब लिख सकते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ये सब लिखो, एक बार ये लिखो फिर इसको कन्वर्ट करो, चलेगा। सो माइनस 13.6 इनटू 1 बाय n-1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, और सॉल्व करो इसे, क्या आएगा आपके पास? यहाँ ऊपर n स्क्वायर आ गया, माइनस इसे ओपन अप करोगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू n-1 स्क्वायर। ये n स्क्वायर हो गया कैंसिल, क्या मिला? माइनस 13.6 इनटू 2n-1 अपॉन n स्क्वायर इनटू n-1 स्क्वायर, ये मिल रहा है। और उसका रीजन भी बताऊंगा, ये लिखना नहीं हो सकता। ठीक है, आप यहां तक पहुंच गए। अब ये कहता है n को लार्ज कंसीडर करो। अगर n लार्ज है तो भाई n-1 को भी n लिख देंगे, यहाँ पे 2n-1 को भी 2n लिख देंगे, ठीक है। तो n पावर 4 यहाँ पे n, तो नीचे क्या आएगा? n क्यूब का फैक्टर, ठीक है, कर लोगे। मैं फिर से आपको इंसिस्ट करता हूँ, रादर देन यूजिंग 13.6 आप इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब रीजन सुनना क्यों करेंगे। ये कहता है इसे कंपेयर करो with the frequency emitted by an electron revolving in classical theory में revolving in nth orbit, nth orbit लिखा है ना, माइनस यहाँ पे तो था, अच्छा यहाँ, ठीक है, यहाँ से
यहाँ जाओ वापस। अब क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, किसी को पता है? क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या यूज करोगे? बताओ बताओ, शाबाश, बताया था मैंने आपको, ये भी बताया था। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या करना होगा? क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो निकाले। अब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट तो करता नहीं है, रिवॉल्व करता है। तो आपको बस इतनी सी बात समझनी है, इन अ गिवन पर्टिकुलर गिवन ऑर्बिट व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी is obtained by electron during its revolution, that same is the frequency of the radiation emitted. तो आप ये लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, according to classical theory, बट ये शॉर्ट नोट्स में आनी चाहिए आपके तब फायदा। according to classical theory, frequency of radiation emitted is equal to frequency of revolution of electron, is equal to frequency of revolution of electron. ठीक है, in the given orbit. तो अब चलते हैं nth ऑर्बिट की बात करते हैं। nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई r by v, so it should be v upon 2 पाई। ये बात समझ में आई आपको? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन निकलेगी 1 अपॉन टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r by v। अब यहां वैल्यू पुट करिए, देखिए v की वैल्यू क्या होती है, बताओ तो शाबाश। 2 पाई के z² अपॉन lh, साथ में लगा देता हूं 2 पाई का, तो 2 पाई कैंसिल। अब r की वैल्यू, r कितना होता है? n² यानी n³ h³ n² हो गया अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z² सो दिस इज व्हाट यू नीड। अब ये लगभग देखो कैसा बन जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स आएंगे आपके पास ऊपर। 4 है, 4 पाई स्क्वायर m एज इट इज, और इधर से देखना k² z² e पावर 4 अपॉन m³ h³। यहां पे देखना ध्यान से, 2 का फैक्टर आएगा 12 - 1 से, तो जो 2 पाई स्क्वायर तो उसको कितना बना देगा? 4 पाई स्क्वायर। तो इसीलिए कह रहा हूं इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करोगे ना तो अल्टीमेटली दोनों आंसर्स मैच कर जाएंगे। तो आपको ये क्लैरिटी आनी जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑब्जेक्टिव के अंदर कि भाई क्या कभी भी बोहर्स थ्योरी का रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी से मैच कर सकता है? कर सकता है अगर n की वैल्यू लार्ज, इन केस n इज वेरी लार्ज देन इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो ऐसे उठते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन। हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन आपके पास होना चाहिए। सो आई स्टिल इंसिस्ट कि आपने अगर नहीं करी है तो आज ही बैठ के ये बैक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो। जितने बच्चों को लग रहा है उनके कुछ लेक्चर्स अभी भी मिस आउट है तो आज का दिन और मिल गया आपको, ठीक है। प्रैक्टिस के टेस्ट तो देखो उन बच्चों के लिए जो साथ साथ चल रहे हैं, जो पूरी मेहनत कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं देखो उनको सबसे पहले तो अपना बैकलॉग कवर अप करना चाहिए, राइट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से कर ले। तो कल मैं नेक्स्ट चैप्टर श्योरली स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट न्यूक्लियस। थैंक यू वेरी मच।